Hello students, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today in this video tutorial, I will be discussing some short answer type question answers with you all for the students of BSc, MSc and 12th. जो बच्चे 12th क्लास में हैं, BSc क्लास में एंड MSc क्लास में सेल बायोलॉजी को डील करते हैं, तो मैं इनमें इस वीडियो में आपके लिए शेयर करूंगी सेल बायोलॉजी के सम क्वेश्चंस. ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपीज में सो दैट यू कैन लर्न दिस क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पॉलिटिन क्रोमोसोम्स. पॉलिटिन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखिए पॉलिटिन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? पॉलिटिन क्रोमोसोम्स आर द जायंट क्रोमोसोम्स. क्या होते हैं ये? जायंट क्रोमोसोम्स होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं इंसेक्ट्स की. किसके सलाइवरी ग्लैंड्स में? इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं एंड काइरोनोमास लार्वा के अंदर भी मिलते हैं. ये इन्हें हम पॉलिटिन क्रोमोसोम्स कहते हैं. इनकी डिस्कवरी E.G. बल्बियानी ने की थी. किसने की थी? E.G. बल्बियानी ने की थी. एंड ये बनते क्यों हैं? एंडोमाइटोटिक डिवीजन. एंडोमाइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोसिस तो हो गया है, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो गया है. न्यूक्लियस 1 से 2 बन गए हैं, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, अदर थिंग्स ऑफ द सेल डिवाइड नहीं होती हैं. इसीलिए सेल एक ही सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है. तो ऐसे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? शेप ले लेते हैं एंड जो इनका नॉर्मल शेप होता है उससे अदर देन शेप ले लेते हैं, इसलिए इन्हें जायंट क्रोमोसोम्स कहते हैं. एंड ऐसे क्रोमोसोम्स जो इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड्स में या काइरोनोमास लार्वा में मिलते हैं, इन्हें हम पॉलिटिन क्रोमोसोम्स कहते हैं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? तो देखिए एज यू ऑल नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेल ऑर्गेनलीज पार्ट. सेल ऑर्गेनली है एक ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका जनरेशन होता है. ठीक है, इसका मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन. क्या है इसका काम? डिटॉक्सिफिकेशन टू लेसन द इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन इंजेस्टेड. बाई चांस या बाई मिस्टेक या कैसा भी टाइप ऑफ टॉक्सिन अगर अपने फूड के साथ इंजेस्ट कर लिया है तो उसको हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करने का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइजन के असर को कम करता है हमारी बॉडी में. सेकेंड फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ राइबोसोम्स होते हैं. ओके, जिस पे राइबोसोम्स होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पे, जिस जगह पे राइबोसोम्स नहीं होते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. तो इस प्रकार जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं. एंड एज यू ऑल नो, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन्स एंड फैट्स का सिंथेसिस भी होता है. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम, जैसे यू कैन से पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल होता है. ऑर्गेनलीज को, चीज़ों को जो बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं, उनको सेंड करता है जगह जगह पर. सिग्नल्स इनको लगाता है कि ये चीज़ यहाँ के लिए बनी है, ये चीज़ यहाँ के लिए बनी है, तो इनको फॉर्मेशन भी करता है प्रोटीन्स को एंड फैट्स को, एंड उनका ट्रांसपोर्ट भी करता है. एंड द थर्ड फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन. आई होप यू गेट इट. सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल देना है. ठीक है, तो देखिए हमारे को आंसर दिया है 5:174 एंड M13. बोथ आर बैक्टीरियोफेज. दोनों ही बैक्टीरियोफेज हैं जिनके अंदर, ठीक है, बैक्टीरियोफेज हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. एंड एज यू ऑल नो, बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं. क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया को. बैक्टीरिया को फेज करने वाले, फेज मतलब ईट करने वाले, खाने वाले, तो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज. एंड दो नाम है 5:174 एंड M13. दोनों के ही अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. देखिए Which type of cytokinesis takes place in animal cells? एनिमल सेल्स में कौन सा साइटोकाइनेसिस होता है? तो एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस सेल फर्रो मैकेनिज्म से होता है. किससे होता है? देखिए सेल फर्रो मैकेनिज्म से होता है एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस. दिस इज अ मैकेनिज्म साइटोकाइनेसिस फॉर एनिमल. सेल फर्रो मैकेनिज्म. सेल फर्रो का मतलब क्या होता है? अगर आपने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा है, सेल साइकिल, सेल डिविजन्स पढ़े हैं, तो यू ऑल विल बेटरली नो दिस थिंग. सेल, जो सेल होती है प्लांट्स की, ओके, प्लांट सेल में, ओके, प्लांट सेल में तो सेल प्लेट मैकेनिज्म होता है. ओके, लर्न करना है आपको P फॉर प्लांट एंड P फॉर प्लेट. तो सेल प्लेट एंड
सेल प्लेट मैकेनिज्म होता है प्लांट सेल में। एंड अगर बात करते हैं अपन एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर होता है सेल फर्रो मैकेनिज्म। कौन सा? सेल फर्रो मैकेनिज्म। तो सेल फर्रो मैकेनिज्म आपको लर्न करना है, एनिमल्स में होता है साइटोकाइनेसिस के लिए। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है, वैसे जब ये अपनी सेल बन गई है, इसमें न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस 2 बन गए हैं, तो जब इसका साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स फ्रॉम द पेरिफेरी टू सेंटर ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट करेगी फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंट्रल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ धसेगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ धस जाएगी ऐसे सेल मेम्ब्रेन, ये देखो ऐसे धस गई है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर धस गई है तो फाइनली क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ऐसे धस जाएगी अंदर की साइड, ठीक है। और लास्ट में 2 सेल्स अलग अलग बना लेगी, तो ये होता है फर्रो, खांच, एक खांच बन जाती है बीच में, इसे हम कहते हैं पेरिफेरी टू द सेंटर, दूर से डायमीटर की साइड से बीच में आना। ओके, तो इसे कहते हैं पेरिफेरी टू सेंटर। एंड इससे फाइनली सेल 2 पार्ट्स में बढ़ती है। जस्ट इसका अपोजिट होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में ये जो सेल होती है, इस सेल के बीच में सेल वॉल का क्रिएशन होता है। इस सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं यहाँ बीच में, और सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो धीरे धीरे इस सेल को 2 पार्ट्स में ऐसे बांट देता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेल प्लेट मैकेनिज्म। सेल के बीच में प्लेट बन जाती है, तो इसे कहते हैं सेल प्लेट मैकेनिज्म। एंड फॉर एनिमल्स दिस इज कॉल्ड सेल फर्रो मैकेनिज्म, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, सेल फर्रो मैकेनिज्म से होता है। एंड प्लांट्स में कैसे होता है, सेल प्लेट मैकेनिज्म से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो देखिए लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर सीन इन oocyte ऑफ एम्फीबियन एनिमल्स। जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स का oocyte, ठीक है, इनके oocyte के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स या फिर यू कैन से जायंट क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो इन्हें हम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स को लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका शेप लैम्प जो होते हैं ना, लाइटनिंग लैम्प, जो पहले लालटेन आया करते थे, तो वैसे लालटेन के ऊपर जो ग्लास का कवर होता था, ऐसे ये लैंप का ग्लास कवर है, इस लैंप के ग्लास कवर के जैसा इनका शेप होता है, इसलिए इन्हें हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। लैंप को साफ करने वाले ब्रश के जैसे होते हैं ये oocyte ऑफ एम्फीबियन एनिमल्स में मिलते हैं। और दिखते कब हैं, किस स्टेज में दिखाई देंगे, देखिए आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस डीपली पढ़ा है तो यू विल बेटरली नो दिस थिंग कि मियोसिस जब होता है तो मियोसिस में प्रोफेज 1 होता है, एंड प्रोफेज 1 में भी 5 स्टेजेस होते हैं और भी लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लॉटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो इस डिप्लॉटिन अवस्था के दौरान इनमें ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जिनमें जेनेटिक मैटेरियल तो डिवाइड हुआ होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होता और जेनेटिक मैटेरियल डबल हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाता है, एंड ऐसे क्रोमोसोम्स लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स और जायंट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इनका भी रीजन है एंडोमाइटोटिक डिवीजन, ठीक है। एंडोमाइटोटिक डिवीजन का मतलब जेनेटिक मैटेरियल डुप्लीकेट्स बट सेल डज नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं हुई है। सो गाइज वी हैव 2 टाइप ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स और स्पेशल क्रोमोसोम्स। हमारे में 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल क्रोमोसोम्स भी मिलते हैं, अदर देन ऑटोसोम्स एंड अलोसोम्स। ऑटोसोम्स तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो बॉडी करेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड सेक्स क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें अलोसोम भी कहते हैं, जो बॉडी के अदर फीचर्स को, ओनली सेक्स फीचर्स को, सेक्स ऑर्गन्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, बॉडी के सेक्स को डिफाइन करते हैं। एंड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एंड प्रोटीन क्रोमोसोम्स आर सम स्पेशल क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज जायंट क्रोमोसोम्स ड्यू टू देयर जायंट शेप, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। स्टेट सम कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में कुछ कैरेक्टर्स बताइए। जेनेटिक कोड पहले तो हमें जानना है जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड होता है mRNA के ऊपर की सीक्वेंस, ये है mRNA, ठीक है। mRNA के ऊपर सीक्वेंस होती है AUGC CGACU, कुछ भी हो सकती है ये, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, प्यूरिन से पिरिमिडिन की सीक्वेंस होती है। तो ये जो सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस को ही जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। अब इस जेनेटिक कोड के हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक कोड आर कॉमालेस, पहली बात तो इनके बीच में कहीं कोई कॉमा नहीं होता, ये कॉमालेस होते हैं। सेकंड आर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर दूसरा नहीं चढ़ा हुआ होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ईच बेस इज सेपरेट, हर बेस सेपरेट होता है, ओवरलैप नहीं करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। थर्ड आर रीड इन ट्रिपलेट नेचर। जब mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है और ट्रांसलेशन होता है, तो ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग इनको हम ट्रिपलेट में पढ़ते हैं। ट्रिपलेट में मतलब 3 को एक साथ पढ़ा जाता है, जैसे AUG को पढ़ लिया, CCG को पढ़ लिया,
फिर UAC जो भी आएगा नेक्स्ट उसको पढ़ लिया, यानी कि 3 की जोड़ी पढ़ते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है। ट्रिपलेट नेचर मतलब 3 की जोड़ी, जैसे जोड़ी तो 2 की होती है बट यहाँ पर हम 3 की जोड़ी को पढ़ते हैं, इसलिए इसे ट्रिपलेट नेचर कहते हैं। और पढ़ने के लिए ही कॉमालेस, बिना किसी कॉमा के पढ़ते हैं। नॉन ओवरलैपिंग, ऊपर एक दूसरे के ऊपर किसी को नहीं पढ़ते, सबको सेपरेट पढ़ते हैं। हैव स्पेसिफिक इनिशिएशन कोडोन्स, कुछ इनिशिएशन कोडोन्स भी होते हैं, जैसे AUG, स्टार्टिंग कोडोन हमेशा AUG होता है। mRNA से प्रोटीन बनाने के लिए जो शुरुआत करेगा, इस प्रोसेस का जो शुरुआत करेगा वो होगा AUG। ओके, नेक्स्ट है देखिए, हैव स्पेशल स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन्स भी स्पेशल होते हैं, जैसे UAA, UAG एंड UGA, UAA, UAG एंड UGA। ओके, ये तीनों स्टॉप कोडोन्स होते हैं, यानी कि mRNA के सीक्वेंस में जहां ये आ जाएंगे वहां प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, प्रोटीन की सीक्वेंस बनना बंद हो जाएगी, प्रोटीन वहीं खत्म हो जाएगी बनकर। ओके, तो ये है अपना जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कैन यू टेल एनी टू एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ, क्या आप मेंडल के फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन बता सकते हैं? देखिए, फर्स्ट लॉ होता क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, मेंडल एज यू ऑल नो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल जी ने क्या दिया था? मेंडल जी ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इनका जो फर्स्ट लॉ है ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ क्या कहता है कि जब कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अदर जनरेशन मूव ऑन करते हैं, तब जो फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर दिखाई देगा दैट विल बी ऑलवेज द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, दैट विल बी द ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड जो फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा दैट विल बी द रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर अपना प्रभाव दिखा देता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, एंड जो कैरेक्टर अपना प्रभाव नहीं दिखाता वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये कब? सिर्फ F1 जनरेशन में, क्योंकि F2 जनरेशन में तो दोनों कैरेक्टर्स अपना प्रभाव दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके एक्सेप्शन बताने हमें, पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड दूसरा है कंप्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब डोमिनेंसी कंप्लीटली नहीं हुई, जिसको डोमिनेंट होना था, जिस करेक्टर को प्रॉपर्ली डोमिनेंट होना था वो करेक्टर डोमिनेंट नहीं हो पाया, इसलिए इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। क्या नाम है? स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को साइंटिफिकली एंटिरहिनम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे 4 o'clock फ्लावर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 4 बजे फूल लगते हैं, इसलिए इसे 4 o'clock फ्लावर भी बोला जाता है। एंड इसका नाम स्नैपड्रैगन कॉमनली है, एंटिरहिनम इसका साइंटिफिक नेम है। ये स्नैपड्रैगन के जो फ्लावर्स होते हैं वो डोमिनेंट तो रेड फ्लावर्स होते हैं एंड रिसेसिव कौन से होते हैं? वाइट फ्लावर्स। लेकिन जब हमने डोमिनेंट रेड फ्लावर्स को रिसेसिव वाइट फ्लावर्स के साथ क्रॉस करवाया, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, इनको क्या करवाया? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो हमने रिजल्ट में क्या देखा कि रेड फ्लावर्स ऑब्टेन होने की जगह हमें पिंक फ्लावर्स ऑब्टेन होते हैं। तो दिस पिंक कलर comes from the incomplete dominancy of the red color। रेड कलर के इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने की वजह से पिंक कलर के फ्लावर्स दिखते हैं, इसीलिए ये मेंडल के फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन बोला जाता है। दूसरा है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट भी एंड रिसेसिव भी अपना एक साथ असर दिखा देते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे असर दिखा देते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप में हमें पता है ब्लड ग्रुप होता है AB1, ठीक है। वैसे तो ब्लड ग्रुप A होता है, AB होता है, B होता है एंड O होता है, ये 4 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। लेकिन कोड कंप्लीट डोमिनेंस देखिए कब होता है? जब एक बंदा ब्लड ग्रुप A का हो, दूसरा बंदा ब्लड ग्रुप B का हो, तो जो इन दोनों के बच्चे होंगे उनमें कोई ना कोई तो AB का भी होगा, ठीक है। यानी कि दोनों के जीन्स, ए को कंट्रोल करने वाला जीन एंड बी का कंट्रोल करने वाला जीन जब दोनों साथ में आ जाएंगे तो दोनों साथ में अपना असर दिखाएंगे, और दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से एक न्यू ब्लड ग्रुप बनेगा जिसे कहेंगे AB ब्लड ग्रुप। तो AB ब्लड ग्रुप इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B। ये तो था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दोस्तों बहुत इजी सा मैं आपको बताती हूँ, जो आप रेगुलरली अपनी लाइफ में देखते भी होंगे, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो देखिए, आपको पता है, आपने गाय देखी होंगी, काउस, तो आपने देखी है ब्लैक, एक तो आपने ली ब्लैक काउ एंड एक आपने ली व्हाइट काउ, ठीक है। दोनों गाय आपने व्हाइट एंड ब्लैक, एक आपने व्हाइट काउ ली, एक आपने ब्लैक काउ ली। जब हम दोनों काउस के बच्चे कराएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट काउस को हाइब्रिडेशन करवाएंगे, तो बच्चे जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे इस कंडीशन में? क्या बच्चों का कलर व्हाइट होगा या जो काफ बनेगा उनका वो ब्लैक कलर का होगा? तो वो कैसा कलर का होगा? देखिए, वो होगा अपना ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब उसमें सम पोर्शन पे ब्लैक कलर भी आएगा एंड सम पोर्शन पे व्हाइट कलर भी आएगा, उसकी बॉडी में ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस होंगे,
ठीक है। तो ये जो बॉडी कलर है ब्लैक एंड व्हाइट, जो दोनों के पेरेंट्स से आया है, इसी को हम कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। अगला है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच जेनेटिक मैटेरियल जब एक्सचेंज हो जाता है तो इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये होता कब है? पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। अभी मैंने आपको बताया था, मियोसिस में प्रोफेज 1 जब होता है तो प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस भी होती हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लॉटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये जो पैकेटिन स्टेज आती है, इस स्टेज के दौरान 2 क्रोमोसोम्स, ये देखिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 एंड ये देखिए ये क्रोमोसोम नंबर 2, दोनों क्रोमोसोम्स, आप देखिए दोनों क्रोमोसोम्स, एक तो क्रोमोसोम है मैटरनल, किसका है? एक तो मैटरनल, माता का, एंड एक क्रोमोसोम है पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पिता का, ठीक है। क्योंकि ये जो मियोसिस होता है एज यू ऑलमोस्ट सेक्स सेल्स में ही होता है, गोनेट्स में ही होता है। तो यहाँ पर कब होता है? ये जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, जब न्यू जाइगोट बनने का फॉर्मेशन होता है तब, ठीक है, जब फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ द सेल्स होता है तब ये चीज होती है। तो इस दौरान मैटरनल क्रोमोसोम्स एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, अब देखिए ये जो एक क्रोमोसोम है 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना है, ये दोनों क्या है? क्रोमैटिड है। आई एम चेंजिंग द कलर। ये दोनों ये है क्रोमैटिड्स, ये क्या है? क्रोमैटिड्स हैं ये, ठीक है। तो ये है क्रोमैटिड्स। इन क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड है और ये भी क्रोमैटिड है। अब ये वाला क्रोमैटिड इस वाले क्रोमैटिड की सेम नहीं है। देखो ये दोनों सेम है, इसी एक के ऊपर दोनों सेम है, इसलिए इन्हें कहते हैं सिस्टर, और ये दोनों भी सिस्टर हैं, पर ये दोनों नॉन सिस्टर हैं। तो ये वाला एंड ये वाला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो इनके बीच में, इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, अगेन चेंजिंग द कलर, इनके बीच में जब जेनेटिक मैटेरियल एक्सचेंज होगा, मान लीजिए यहाँ जीन ए था, यहाँ जीन स्मॉल ए है, यहाँ जीन बी है एंड यहाँ स्मॉल बी है। अगर ये ए जीन यहाँ आ जाए और ये बी जीन यहाँ आ जाए और ओनली सिंगल जीन भी आ जाए, तो यहाँ से यहाँ ये जीन होगा जो, तो ये क्या है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए चेंज हो गया है। इसी को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाना या फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटेरियल हो जाना। तभी तो माता पिता के दोनों के गुण बच्चे में आते हैं। इन दोनों के एक्सचेंज से ही तो एक नया क्रोमोसोम बनेगा, इन दोनों में मिक्सिंग होगी, इन दोनों में जुड़ेगा कुछ, तभी तो नया क्रोमोसोम बनेगा। ओके, तो इस प्रकार एक नया क्रोमोसोम बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस। Okay guys, so this was the last question. So this is all for today. Thank you so much for watching the video. I hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए गाइस, ये पहला वीडियो है मेरा ऐसा जो मैंने अब तक के सारे वीडियोस में थोड़ा सा मोर इंक्रीज लेवल का बनाया है, या फिर आप कह सकते हैं मैंने इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो यू ऑल नो दिस ऑल थिंग्स और नॉट। क्या आपने अभी तक ये सब चीज़ें पढ़ी हैं जो मैंने इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं? अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी सिंगल वर्ड भी नहीं आता हो तो यू कैन मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन कि मियोसिस हमें नहीं पता, प्रोफेज 1 क्या होती है हमें नहीं पता, जेनेटिक कोड क्या होता है हमें नहीं पता, mRNA के बारे में हमें नहीं पता, और एनी अदर थिंग जो इस वीडियो में मैंने बताई है और आपको कुछ भी नहीं पता हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड आई विल बी हैप्पी इफ़ यू आर शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बीएससी में है, एमएससी में है और 12th के नीट के बच्चे हैं, ठीक है, नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। और ऐसे ही मोर बेनिफिशियल वीडियोस को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले उनकी इन्फॉर्मेशन मिले। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट एंड कीप स्टडिंग।